गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप लोग? तो इकोनॉमिक्स का क्लास लगातार चल रहा है और जो है आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्लास में सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस की चर्चा करेंगे, है ना। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाती है सरकार, कितनी प्रकार का टैक्स होता है, ये सब के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो है देखते पहले ये देख लेते हैं कि टैक्स जो है वह भारत सरकार या राज्य सरकार क्यों लगाती है। तो टैक्स भारत सरकार और राज्य सरकार के आय का एक बड़ा स्रोत होता है। टैक्स का जो राजस्व मिलता है उसी से हमारे देश, हमारे राज्य का विकास होता है। तो हर एक जो है वह नागरिक जो भी है वह उन सभी को टैक्स देना उनका एक प्राथमिक कर्तव्य होता है। देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए टैक्स देना हम नागरिकों का ड्यूटी होता है। अगर टैक्स नहीं देंगे तो हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि जब तक भारत सरकार को, राज्य सरकार को आय प्राप्त नहीं होगा तब तक वह हमारे विकास के लिए कार्य कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए हम नागरिकों का एक मूलभूत कर्तव्य है कि हम जो हमारे लिए जो टैक्स लाया गया है वो टैक्स हम समय पर अदा करें। ठीक है, तो टैक्स कितने प्रकार का होता है पहले ये देख लिया जाए, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। टैक्स देख लीजिए कितने प्रकार का होता है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, आइए तो टैक्स के बारे में जो है कर, केंद्र तथा राज्य सरकार के कर राजस्व, है ना। केंद्र तथा राज्य सरकार के कर राजस्व में हम लोग चर्चा करेंगे। तो केंद्र कर दो प्रकार का होता है। कर दो प्रकार का होता है, वह है आपको कर दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कर के बारे में क्या है, वह कर जिसमें कर का आरोपण तथा कर का भार किसी एक व्यक्ति के आय पर पड़े, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स का प्रभाव जब किसी एक व्यक्ति के आय पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है ना। सभी प्रत्यक्ष कर एक प्रगतिशील कर होता है। समाज में आय की असमानता को कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर का आरोपण किया जाता है। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का आरोपण किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है और कर का भार यानी कि कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है, तो उसको प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है ना। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स उसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर में क्या है कि एक व्यक्ति के आय पर कर का आरोपण हुआ और कर का भुगतान वही व्यक्ति करता है, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इसमें दो वर्ड ध्यान में रखेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। जब किसी एक व्यक्ति के आय पर पड़े तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। सभी डायरेक्ट टैक्स एक प्रगतिशील कर है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का यह मतलब है कि जैसे जैसे आपका आय बढ़ता है वैसे वैसे कर का दर भी बढ़ता है, यानी कि कम आय वाले वर्ग पर यह कम प्रभाव देता है और जैसे जैसे आपका आय बढ़ा तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है ना। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रगतिशील कर है। समाज, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, समाज में आय की असमानता को कम करने के लिए किस कर का आरोपण किया जाता है, तो डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर का आरोपण किया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हुआ, इनकम टैक्स कम आय वाले वर्ग को नहीं देना पड़ता है या कम देना पड़ता है।
और अधिक आय वाले वर्ग को अधिक टैक्स देना पड़ता है, इसलिए यह प्रगतिशील कर प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। क्लियर है। दूसरा इसका ठीक उल्टा है आपको इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर कि कर का आरोपण किसी एक व्यक्ति के आय पर पड़े और कर का भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है ना। कर का आरोपण एक व्यक्ति की आय पर पड़े और कर का भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, इसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, तो वस्तु के रैपर में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। हम वस्तु खरीदे दुकानदार से, ठीक है, तो दुकानदार के वस्तु पर टैक्स लगा और टैक्स का भुगतान कौन कर रहा है, तो ग्राहक कर रहा है, इसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स का में इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी एक व्यक्ति की आय पर पड़ता है और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को करना पड़ता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब प्रतिगामी कर, जैसे जैसे आय बढ़ता है उसके अनुसार कर का दर नहीं बढ़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स डायरेक्ट टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये दो प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सबसे प्रसिद्ध जो टैक्स है, सबसे प्रसिद्ध जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स है वह है आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स। दूसरा है निगम कर, तीसरा है उपहार कर, चौथा है ब्याज कर, पांचवा है स्टेट ड्यूटी। जिसमें दो जो है इसको ध्यान में रखना है, दो को ध्यान में रखना, इनकम टैक्स और निगम कर। निगम कर का इंग्लिश है कॉरपोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेशन टैक्स कैसा कर है, तो डायरेक्ट टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सीमा शुल्क, है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर। ये सीमा शुल्क को छोड़ करके, ध्यान में रखना है, सीमा शुल्क को छोड़ करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये तीनों का जो है विलय हो गया है जीएसटी में। जीएसटी में तीनों का विलय हो गया। जीएसटी के बारे में हम अगले क्लास में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, इसलिए वो क्लास को मिस नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो ये जीएसटी में सीमा शुल्क को छोड़कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सब का विलय हो गया है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा कर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है। अब आते हैं आगे। 1994-95 में पहली बार सेवा कर आरोपण किया गया था। सेवा कर का आरोपण, सेवा कर सर्विस टैक्स होता है। ये सर्विस टैक्स जो है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर 119 विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर लागू होता है। जैसे होटल में गए, रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट में गए, बड़े होटल में गए, या बड़े से शिक्षण संस्थान में गए, तो वह होटल या रेस्टोरेंट आपको जो सेवा दे रहा है, तो सेवा के बदले में ग्राहक से सर्विस टैक्स लिया जाता है, जो आज जीएसटी के अधीन है। ठीक है। तो सर्विस टैक्स पहली बार 94-95 में आरोपित किया गया था। क्लियर है। तो ये आपका सर्विस टैक्स हो गया। अब आइए डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर, रोजगार कर। इसमें दो कर ध्यान में रखना है, भू राजस्व कर, लैंड रिवेन्यू, और व्यवसाय कर, है ना, व्यवसाय कर और भू राजस्व कर, ये डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, ये ध्यान में रखना है।
अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है, निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार करती है, निम्न में से किस कर का आरोपण राज्य सरकार करती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना होगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है? भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर और रोजगार पर कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में सबसे प्रसिद्ध है बिक्री कर या वैट, है ना, वैट, बिक्री कर या वैट। ये भी जो है अभी जीएसटी में इसका भी विलय हो गया, बिक्री कर वैट का विलय हो गया जीएसटी में, राज्य उत्पाद शुल्क का विलय हो गया जीएसटी में। ठीक है, ये दोनों कर का विलय हो गया है जीएसटी में, विलय हो गया वैट, बिक्री कर, है ना। ये राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, तो कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है स्टेट गवर्नमेंट का? बिक्री कर या वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर, विज्ञापन पर लगने वाला कर, शिक्षा उपकर, है ना, शिक्षा उपकर, ये शिक्षण संस्थानों से सरकार वसूलती है। सट्टेबाजी कर, है ना, सट्टेबाजी कर। तो ये आपका जो है हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा? दो को ध्यान में रखना है आपका, विशेष रूप से आयकर और निगम कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये ध्यान में रखना है, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें सीमा शुल्क को छोड़कर, सीमा शुल्क को छोड़कर अन्य करों का विलय जीएसटी में हो गया है। डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा है? तो भू राजस्व कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर, रोजगार पर कर। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कौन है? तो बिक्री कर या वैट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर, विज्ञापन कर, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी कर। इसमें राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य को उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क वसूलती है। ये दो पदार्थों पर राज्य उत्पाद शुल्क वसूलती है, एल्कोहलिक पदार्थ यानी शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर राज्य सरकार उत्पाद शुल्क को वसूलती है। अन्य उत्पाद शुल्क को वसूलने का अधिकार केंद्र को है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं। आइए दूसरा जो है हमारा है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है। तो ये अब देखिए क्या है, तो इसमें जो है हाँ, बिक्री कर के विकल्प के रूप में वैट के बारे में थोड़ा सा जानकारी। वैट अभी जीएसटी में विलय हो गया है, लेकिन वैट को लागू कब किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। बिक्री वैट क्या है? तो बिक्री कर का विकल्प है। ठीक है, वैट का पूरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स। 2003 में यह सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। 2003 में यह सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। वर्तमान में यह समस्त राज्यों में लागू है। ठीक है, वैट लागू करने वाला पहला राज्य था हरियाणा 2003। आज वैट का विलय हो गया है जीएसटी में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ प्रत्यक्ष कर के बारे में हम लोग पढ़ चुके, थोड़ा सा डिटेल्स कुछ करों के बारे में जानकारी रखेंगे। ये कोड याद रखिएगा, कोड ध्यान में रखना। प्रत्यक्ष कर का कोड हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। प्रत्यक्ष कर का कोड अनिशम उपभू, अनिशम उपभू, अनिशम उपभू। प्रत्यक्ष कर का कोड ध्यान में रखना, अनिशम उपभू। तो अनिशम अ से आयकर,
आयकर किस पर लागू होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की आय पर केंद्र सरकार के द्वारा इस कर का आरोपण किया जाता है। वर्तमान में जो है अभी भी कृषि आय कौन सा को बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा आय आयकर में शामिल नहीं होता है? तो कृषि आय, कोई व्यक्ति खेती कर रहा है या कोई व्यक्ति पशुपालन किया हुआ है, गाय रखा है, भैंस रखा है, ठीक है, तो उससे जो उसको आय मिलेगा तो उस आय पर उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा, चाहे उसका आय 10 लाख 20 लाख रुपये क्यों ना हो, ठीक है, उसको इनकम टैक्स के दायरे में उसको नहीं लाया गया है। इनकम टैक्स जो है वह इंडिया में सबसे पहले कौन लाया था? तो 1860 ईस्वी में, 1860 में जेम्स विल्सन को भारत में इनकम टैक्स का फादर, है ना, फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। और इंडिया में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे मनाया जाता है 24 जुलाई को। इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, है ना। और 1860 में पहली बार इनकम टैक्स को लागू कौन किया था? जेम्स विल्सन। इनको फादर ऑफ जेम्स विल्सन कहा जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। तो ये इनकम टैक्स किस पर लागू नहीं होगा? तो कृषि आय पर लागू नहीं होगा। अन्य सभी प्रकार का है, चाहे वह व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सभी प्रकार के आय पर इनकम टैक्स लगेगा। इसमें इनकम टैक्स देने वाले व्यक्तियों के लिए 3 वर्ग बनाया गया। 3 वर्ग है। पहला देखिए लिखा हुआ 60 वर्ष से कम आय वर्ग के लिए आयकर की दर। जो जनरल वर्ग है जिन पर की टैक्स ज्यादा लगता है वह 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से कम आयु, 60 से 80 वर्ष की आयु को सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उनके कर का दर अलग होगा। और 80 वर्ष से अधिक हैं मोस्ट सीनियर सिटीजन, इनके कर का दर अलग होगा। तो ज़्यादातर जो है 60 वर्ष से कम आयु वाले वर्ग जो है वह इनकम टैक्स देते हैं। 60 वर्ष से कम आयु वाले लोग ही इनकम टैक्स ज़्यादातर देते हैं। तो इसमें जो है, इसमें इनकम टैक्स का जो कर का दर होता है वह हर एक साल, इसका जो स्लैब होता है वह हर एक साल चेंज होता है ना, यह वह हर एक साल चेंज होता है। इसमें अभी जो है 2020 का जो जब भी बजट लाया जाता है तो उस बजट में जो है वह इनकम टैक्स के दर में चेंजिंग किया जाता है। वह आपको हम बता देते हैं कि 2020 के बजट के अनुसार अभी इनकम टैक्स का क्या दर है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अप टू 2.5 लाख तक का आय अगर है किसी व्यक्ति का तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% इसको टैक्स देना है। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 से 10 लाख है 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25, 15 से ऊपर है 30%। यानी कि इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आय बढ़ रहा है वैसे वैसे देख रहे हैं टैक्स का दर भी बढ़ रहा है। अधिक आय वाले वर्ग को 30% टैक्स देना है। माने 15 लाख रुपया वार्षिक अगर किसी का आमदनी है तो 15 तिया 45, 4.5 लाख रुपया उसका टैक्स ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये अधिक आय वाले वर्ग को अधिक टैक्स देना है, कम आय वाले वर्ग को या तो टैक्स नहीं देना है। अगर 2.5 लाख तक आय है तो टैक्स नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख है तो मात्र 5% इनकम टैक्स देना है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स का जो दर है वह हर एक साल चेंज होता रहता है। ये करेंट अफेयर्स का विषय है, इसको जो है चेंज जब होता है तो ये जानना होगा, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स के बारे में हम लोग देख लिए। अब आते हैं हम लोग अपने पिछले पेज की ओर। पिछले पेज में हम लोग देख रहे थे, तो इनकम टैक्स के बारे में क्लियर हो गया, इनकम टैक्स समझ में आ गया पूरी तरह से। ये भारत सरकार के डायरेक्ट टैक्स का
सबसे अगर प्रसिद्ध टैक्स है तो इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स, फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सन। इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स कब लाया गया? 1860 में। इनकम टैक्स डे इंडिया में कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो पूरा हम लोग डिटेल्स में देख लिए। अब आइए निगम कर, जिसको हम लोग कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। निगम कर किस पर लागू होता है? तो ये भी एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है। अंतर क्या है कि निगम कर जितना रजिस्टर्ड कंपनीज है, जितनी रजिस्ट्रीकृत कंपनियां हैं, उनके शुद्ध वार्षिक आय पर निगम कर लगता है, कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। जितना जो है वह रजिस्ट्रीकृत कंपनियां हैं, उनके शुद्ध वार्षिक आय पर इनकम टैक्स लगता है। तो निगम कर लगता है। इनकम टैक्स व्यक्ति के आय पर और निगम कर कंपनी के आय पर लगता है। ये भी भारत सरकार के आय का एक बड़ा स्रोत है, कॉरपोरेशन टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में ये दो प्रसिद्ध टैक्स है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। उसके बाद देखते हैं संपत्ति कर क्या है, देख लेते हैं। संपत्ति कर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। संपत्ति कर जो है कोई विशेष नहीं, ये एक बार देना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का मूल्यांकन करना चाहता है कि हमारी संपत्ति का मूल्य आज के रेट में कितना है, तो उसको जो मूल्यांकन करने के बदले में उसको संपत्ति कर देना होगा। ये कोई महत्वपूर्ण कर नहीं है। दूसरा देखिए मृत्यु कर, है ना। मृत्यु कर क्या है ना। मृत्यु कर ऐसा नहीं कि व्यक्ति मर गया तो उसको टैक्स देना होगा। मृत्यु कर का मतलब यहाँ पर क्या है? मृत्यु कर ये सबको देना नहीं होता है। ये दो प्रकार का मृत्यु कर दो प्रकार का होता है, जायदाद कर और उत्तराधिकार कर। जायदाद कर, उत्तराधिकार कर क्या है? जायदाद कर क्या है? वेल्थ टैक्स क्या है? तो जब ये मृत्यु कर किसको देना होता है? मान लो कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में संपत्ति को लेकर विवाद हो गया और वह विवाद चला गया न्यायालय में, तब ये मृत्यु कर की बात आती है। तो उस समय मृत्यु कर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक जायदाद कर, एक उत्तराधिकार कर। जायदाद कर का मतलब कि मृत व्यक्ति के द्वारा कितने मूल्य का संपत्ति छोड़ा गया है। ठीक है, कितना संपत्ति छोड़ा गया है, तो उसके जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है, मृत व्यक्ति के संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के बदले में जायदाद कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है उत्तराधिकार कर। जब न्यायालय के द्वारा मृत व्यक्ति के संपत्ति का बंटवारा उसके उत्तराधिकारियों में कर दिया जाता है, तो उसके उत्तराधिकारियों से ये टैक्स लिया जाता है सक्सेशन ड्यूटी के नाम से, है ना। तो जायदाद कर डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्ट मृत व्यक्ति के संपत्ति से टैक्स लिया गया, और उत्तराधिकार कर इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि संपत्ति मृत व्यक्ति का था और टैक्स देना पड़ रहा है उसके उत्तराधिकारी को, तो ये सक्सेशन ड्यूटी हो गया जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, उसके बाद है उपहार कर। गिफ्ट टैक्स क्या है? कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का किसी व्यक्ति से उपहार लेता है तो उसको गिफ्ट टैक्स देना होगा, उपहार कर देना होगा। ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स। जो कुछ प्रमुख डायरेक्ट टैक्स है वो हम लोग देख लिए। भू राजस्व कर राज्य सरकार के आय का स्रोत है। ये भूमि कर से लिया जाता है, ये भूमि कर के रूप में लिया जाता है, भूमि कर हो गया। अब आइए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का कोड लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार स्टाम्प की बिक्री करो, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार स्टाम्प की बिक्री करो, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इस उत्तराधिकार स्टाम्प की बिक्री करो। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार स्टाम्प की बिक्री करो, व्यवसाय मनोरंजन द्वारा एक्स कस्टम से बाजी जीतो।
व्यवसाय मन, यहाँ पर कौन कौन सा टैक्स है? स्टाम्प कर हो गया, एक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बिक्री कर हो गया, व्यवसाय कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, एक्स से एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क हो गया, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क हो गया। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें बिक्री कर जो है, ये बिक्री कर के बदले में वैट लाया गया, और आज वैट का विलय किस में हो गया है? जीएसटी में हो गया है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2005 को पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था, हालांकि 2003 में लाया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2005 से ये विधिवत रूप से लागू हुआ था, वैट लागू हुआ था, और 1 जुलाई 2017 से वैट जीएसटी में उसका विलय हो गया, ठीक है। तो ये कोड ध्यान में रखना है। और प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकार स्टाम्प की बिक्री करो, व्यवसाय मनोरंजन द्वारा एक्स कस्टम से बाजी जीतो। कौन कौन सा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है? उत्तराधिकार कर, स्टाम्प कर, बिक्री कर, व्यवसाय कर, मनोरंजन कर, एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्न में से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है? अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये जरूर कोड को देखिए, कोड में ही आंसर आपका छिपा होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले अगले जो है पेपर की ओर रुख करते हैं। अगला पेज में क्या है देख लेते हैं। तो अगला पेज में वही है, व्यवसाय कर, मनोरंजन का उत्पाद शुल्क है ना। उत्पाद शुल्क जो है ये जीएसटी में विलय हो गया है, इसका विलय हो गया है, जीएसटी में विलय हो गया उत्पाद शुल्क का, ठीक है। इसके बारे में अब कुछ नहीं देखना है। सीमा शुल्क का विलय जीएसटी में नहीं हुआ है। कस्टम ड्यूटी, ठीक है, वह कौन सा निम्न में से वह कौन सा अप्रत्यक्ष कर है जिसका विलय जीएसटी में नहीं हुआ? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क 2 प्रकार का होता है, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आयात कर और निर्यात कर। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब विदेश से हमारे देश में कोई वस्तु आया, ठीक है, तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। और हमारे देश से किसी दूसरे देश में कोई वस्तु गया तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। ये सीमा शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। केंद्र जो है वह सेंट्रल कस्टम ड्यूटी लगाती है, राज्य सीमा शुल्क लगाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु आया, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु गया तो उस पर स्टेट कस्टम ड्यूटी राज्य सरकार लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कस्टम ड्यूटी लगाती है, सीमा शुल्क, ठीक है। एक और कर है एफबीटी, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ये 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2009 को ये समाप्त कर दिया गया। एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले सुविधाओं की एवज में यह कर वसूला जाता था, अब है नहीं था। कंपनी अपने कर्मचारियों को बहुत सारा सुविधा दे रही है ना, मतलब हाउस अलाउंस दे दी है ना, वाहन दी है, कंप्यूटर दी, लैपटॉप दी, मोबाइल दी, सबको सब सुविधा दी, ठीक है। उन सारे सुविधाओं के एवज में कंपनी अपने कर्मचारियों से एक टैक्स लेती थी, एफबीटी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। 2005 में ये लागू किया गया, लेकिन 2009 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरा टैक्स से संबंधित हम लोग का ये क्लास कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कर के दृष्टि से केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध। कर केंद्र सरकार अपना वसूलती है, राज्य सरकार अपना वसूलती है। केंद्र का कर कहाँ से वसूला जाता है? राज्यों से ही। केंद्र का कर राज्य, सारे राज्य मिलकर केंद्र बना है, ठीक है। तो केंद्रीय कर भी कहाँ से वसूला गया? राज्यों से। इस लिहाज से केंद्रीय कर में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पाया जाता है ना। कैसा संबंध? तो केंद्रीय कर जो राज्यों से वसूला गया उसमें राज्यों का भी हिस्सेदारी होता है। राज्य के कर में
केंद्र का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे, राज्य के कर में केंद्र का कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन केंद्र के कर में राज्य का हिस्सेदारी है, क्योंकि वह राज्य से वसूला गया है। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार का संबंध होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसको ध्यान में क्या रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 268, देखिए यहाँ पर मैं रेड से मार्क कर दिया हूँ। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, 270 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 268 के तहत हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। 268 के तहत वैसे करों का उल्लेख किया गया है जिसका आरोपण केंद्र करती है, लेकिन वसूली और उपयोग राज्य करती है। केंद्र के द्वारा लागू किया गया केंद्रीय कर है, लेकिन जिस राज्य में वह लागू हुआ उस राज्य सरकार के द्वारा उस कर को वसूल किया गया, और जितना राशि आया उस राशि को उपयोग किया गया, वही राज्य सरकार उपयोग करती है, केंद्र को नहीं देती है। अनुच्छेद 268 के तहत 2 कर का उल्लेख है। स्टाम्प ड्यूटी, देखिए यहाँ पर है स्टाम्प ड्यूटी, और औषधि तथा प्रसाधन पर आरोपित उत्पाद शुल्क। औषधि मतलब दवा, और प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक श्रृंगार की वस्तु पर आरोपित उत्पाद शुल्क, ये केंद्र लागू करेगी, लेकिन जिस राज्य में लागू किया गया है वह राज्य उसको वसूलेगी, और वह राज्य उस कर के राशि का उपयोग करती है। अनुच्छेद 268। 269 में वैसे करों का उल्लेख है जिसका आरोपण केंद्र करती है, वसूली भी केंद्र करेगी। जिस राज्य से जितना वसूला गया सारा राशि उस राज्य को केंद्र दे देती है, केंद्र अपने पास उस राशि को नहीं रखती है। अनुच्छेद 269 में वैसे करों का उल्लेख है। तो इसमें 2-3 कर ध्यान में रखना है। कौन कौन सा कर है? कृषि भूमि से, यहाँ पर देखिए, कृषि भूमि से भिन्न संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, रेल समुद्र वायु मार्ग द्वारा ले जाया जाने वाला माल भाड़ा कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा विज्ञापन कर। ये केंद्रीय कर है, केंद्र के द्वारा लागू किया गया, केंद्र के द्वारा वसूला भी गया। जिस राज्य से जितना वसूला गया सारा राशि उस राज्य को दे दिया गया। 2-3 कर जरूर ध्यान में रखेंगे। कृषि भूमि से भिन्न संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, रेल समुद्र वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाला माल भाड़ा कर, और विज्ञापन कर, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 270 में वैसे केंद्रीय कर का उल्लेख है जिसका आरोपण केंद्र की, वसूली भी केंद्र की, और केंद्र और राज्यों के बीच कर के राजस्व को बांट दिया गया। इसमें बांट दिया जाता है, कुछ केंद्र लेती है कुछ राज्य लेती है। ठीक है। अनुच्छेद 270 में इनकम टैक्स का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आयकर का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 270 में इनकम टैक्स का उल्लेख है। इनकम टैक्स की जो राशि आता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सेदारी होता है। अब यहाँ ये बात है, यहाँ यह सवाल होता है कि केंद्रीय कर जो वसूला गया राज्यों से, उसमें कितना प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों को दिया जाए, किस राज्य को कितना दिया जाए, है ना। आखिर ये तय कौन करेगा, कौन निर्णय लेता है? तो इसका निर्णय जो है वह केंद्रीय वित्त आयोग लेता है। इसका निर्णय लेने का अधिकार किसको है? केंद्रीय वित्त आयोग को है इसका निर्णय लेने का अधिकार, कि केंद्रीय कर राजस्व जो राज्यों से वसूला गया है उसमें राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सेदारी दिया जाए, इसकी सिफारिश कौन करेगा? केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग जो सिफारिश करेगा उसी के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर राजस्व। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों को कितना प्रतिशत हिस्सेदारी दिया जाए, इसकी सिफारिश कौन करता है? केंद्रीय वित्त आयोग। केंद्रीय वित्त आयोग जितना सिफारिश करेगा, जो सिफारिश करेगा
उसके रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार मानती है और उसी के रिकमेंडेशन के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों को केंद्रीय कर राजस्व का हिस्सेदारी प्रत्येक साल प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका 3 अनुच्छेद जरूर ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, 270, है ना। इसमें 3 प्रकार के केंद्रीय कर का उल्लेख किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद है, 268, 269 एंड 270। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे कि केंद्रीय वित्त आयोग क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये थोड़ी सी जानकारी हम लोग रखेंगे। तो ये देखिए केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया। संवैधानिक संस्था है। प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है, प्रत्येक 5 साल पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल पर केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कितने साल पर? 5 साल पर। अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। केंद्रीय वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? तो एक अध्यक्ष होंगे और इनके अतिरिक्त 4 मेंबर होंगे। एक अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 मेंबर होंगे, यानी टोटल 5 मेंबर होते हैं। अब सवाल ये है कि केंद्रीय वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो 2 कार्य ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा प्रदान करना, अभी चर्चा की इसके बारे में, और दूसरा कि केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी प्रकार का वित्तीय विवाद हो जाता है तो उन वित्तीय विवादों का निपटारा भी केंद्रीय वित्त आयोग करता है। अभी तक कितना केंद्रीय वित्त आयोग का गठन हो चुका है? तो 15 केंद्रीय वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कौन कौन सा, थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। ये जरूर याद रखेंगे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951, केसी नियोगी। दूसरे वित्त आयोग का गठन 56, के संथानम। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.के. चंद्रा। चौथे के डॉक्टर पी.भी. राज मन्नार। 5वें के महावीर त्यागी। 6ठे के ब्रह्मानंद रेड्डी। 7वें के जी.एम. सेलेट। 8वें के वाई.भी. चौहान। 9वें के एन.के.भी. साल्वे। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. पंत, कृष्णचंद्र पंत। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ए.एम. खुसरू। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वित्त सचिव रह चुके थे विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.भी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एक वरिष्ठ आईएएस हैं एन.के. सिंह, वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था और इसका जो सिफारिश है वह लागू हो चुका है। 1 अप्रैल 2020 से लागू है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग काम करता है? तो आपको 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। इसका जो सिफारिश है वह 2020 से 25 तक लागू रहेगा, 5 साल के लिए लागू रहेगा। और हर एक साल जितना केंद्रीय कर राजस्व राज्यों से वसूला जाएगा, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार उस राजस्व का हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। गठन कब किया गया? 1951। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.भी. रेड्डी। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 27 नवंबर 2017। अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स में आप लोग के बारे में आप लोगों को बताया गया। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में अनुच्छेद 280 में ध्यान में रखेंगे। संवैधानिक संस्था है। कितना मेंबर है ये जो ध्यान में रखेंगे? 5 मेंबर, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कार्य क्या है? तो केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए इसका सिफारिश करना, और अगर केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का वित्तीय विवाद हो जाता है तो उन विवादों को दूर करना केंद्रीय वित्त आयोग का काम है। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करेंगे। कितने साल पर? 5 साल पर। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में हम लोग टैक्स के बारे में चर्चा किए।
अगला जो क्लास होगा वह टैक्स से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि एक क्लास में संभव नहीं था, बड़ा क्लास हो जाता। अगला जो क्लास होगा वह टैक्स से ही संबंधित होगा। जीएसटी के बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे, क्योंकि जीएसटी हाल के समय का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको डिटेल्स में पढ़ना बड़ा आवश्यक है। अगले क्लास में हम लोग जीएसटी पर चर्चा करेंगे, उस क्लास को आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, कैसा लगा क्लास, सभी को समझ में आया या नहीं, ठीक है। थैंक यू।